बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस की समाअत हुई है। 42 साल बाद क्या भुट्टो ख़ानदान को इंसाफ मिलने जा रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। आज इस समाअत को पूरी दुनिया ने बराह रास्त टीवी चैनल पर देखा और ये देखा कि किस तरह भुट्टो रेफरेंस की समाअत हो रही है। इसके बाद एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। आज नवाज शरीफ को नैब के तीसरे रेफरेंस में, ये जो आखिरी रेफरेंस था, उसमें भी बरी कर दिया गया है और अब लग ये रहा है कि नवाज शरीफ के सामने हायल हर किस्म की रुकावटें जो हैं वो दूर हो गई और उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके साथ साथ आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा ऑपरेशन किया है। गुज़श्ता रात जो है वो ऑपरेशन किया गया DI खान के इलाके में, डेरा इस्माइल खान के इलाके में। ये खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया और इसमें 27 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल किए गए हैं। उनसे भारी मकदार में असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है और उनके खुफिया ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन गौहर अली खान साहब मुलाकात कर रहे हैं और उनमें रब्ता हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने नवाज शरीफ को मदऊ किया ईवान सदर में मुलाकात के लिए? क्या डॉक्टर आरिफ अलवी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को या बाकी सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें की हैं? और क्या सवाल ये है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी सिर्फ तहरीक इंसाफ के ही प्रेसिडेंट हैं या वो सदर पाकिस्तान हैं? हमारे साथ आज मौजूद होंगे इस तमाम अहम अमूर पर बात करने के लिए पीपल पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा निसार खोड़ो साहब, उनसे बात करेंगे। फिर सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, उनसे बात करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जो है वो कहाँ कहाँ हुई और किस तरह जो है वो हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जानों पर खेल कर वतन का दिफा किया। लेकिन सबसे पहले हम जा रहे हैं निसार खोड़ो साहब की तरफ। पीपल पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में से थे, उस वक्त जो है उनकी जद्दोजहद जो है उनके साथ थे, उनसे बात करने जा रहे हैं। निसार खोड़ो साहब, वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, मेहरबानी। खोड़ो साहब, फरमाइएगा कि आज एक इंतहाई अहम रेफरेंस की समाअत जो है वो शुरू होती है पीपल पार्टी के प्रेसिडेंट की तरफ से, जो दायर किया गया था 2011 में। तो क्या समझते हैं सर, इस रेफरेंस की समाअत से आपको क्या तवक्कुआत हैं और इसका जो सियासी तौर पर जो है या मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखें, भुट्टो साहब का रेफरेंस सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 2011 में भेजा था कोर्ट की तरफ। दूसरी दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक दरख्वास्त भेजी थी जिसमें उसने अपने खानदान के लोगों को साथ मिला के और फिर वो ये दरख्वास्त रिपीट की थी कि जी इसका फैसला किया जाए। ठीक है। पाँच छह पेशियां हुई थी, उसके बाद सारे भूल गए। ठीक है। इतने सारे चीफ जस्टिस साहबान आए, हम हर साल मुतालबा भी करते रहे कि जी 4 अप्रैल का फैसला करो, 4 अप्रैल का फैसला करो। ठीक है। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। काजी फैज ईसा साहब ने मेहरबानी फरमाई है, उन्होंने अभी आज सुनवाई हुई है। ठीक है। सुनवाई से एक और भी चीज है कि ये सुनवाई इन मतलब लाइव कवरेज है, लाइव कवरेज के साथ की गई है। ये बड़ी अच्छी बात है। लाइव कवरेज में आवाम को सीधा सीधा पता चल जाएगा कि कोर्ट में क्या हो रहा है। कोर्ट में क्या हो रहा है वाकई। हमारा सिर्फ कहना ये है कि भुट्टो साहब के इस सजा को नाजायज करार दिया जाए। भुट्टो साहब वापस तो नहीं आ सकते, ऐसे ही है। उसकी तरफ जो ज्यादती हुई उसके साथ उसका कम से कम मदावा इतना तो हो कि वो मान ले कि हमने गलत किया था। ठीक है। और गलत किया था इसलिए कि उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं तो बेंच पे नसीम हसन शाह साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने जाते जाते इस दुनिया से शायद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा गया था हमसे जबरदस्ती फैसला लिया गया था। ठीक। अब जबरदस्ती फैसला लिया गया था तो किसने फैसला लिया था? उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक थे हुकूमत में। जी जी। और जनरल ज़ियाउल हक ने यह भी कह दिया था अखबार में कि कब्र एक है पाकिस्तान में, या मैं जाऊं या भुट्टो जाए। ऐसा ही है। ठीक है जी।
अब इस तरह से दीदा दानिस्ता खुले बंदों ये एतराफी बयानात हैं कि उनके साथ ये ज्यादती की गई, कुछ जजों को रिटायर होने दिया गया, केस को लिंगर ऑन कर दिया गया और उसके बाद सजा आ गई। बहुत से मुल्कों ने कहा कि भाई भुट्टो साहब को ये सजा न मिलनी चाहिए, नहीं देना चाहिए, ना दो, लेकिन ये बात नहीं आया और उन्होंने सजा दे दी। फिर उसका एतराफ भी किया गया कि हम जबरदस्ती फैसला लेने के आदी है और उन्होंने फैसला दे दिया। देकर हमसे हमारी उम्मीदें छीन ली। भुट्टो साहब अवाम का लीडर था, गरीब का लीडर था, मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको इसके साथ इस तरह से बिहेव किया गया, सलूक किया गया, जो दुनिया ने भी इसको कंडेम किया और हर आदमी ने, हर बहन ने, हर बेटी ने। खोड़ो साहब, ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हुआ गलत हुआ और दुनिया ने भी देखा कि किस तरह जो है ये फैसला हुआ था। अब 42 साल बाद आप समझते हैं कि जो भुट्टो शहीद का जो फैसला था, अगर उस फैसले को गलत जो है वो तस्लीम किया जाता है या गलत करार दिया जाता है, तो क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो पाएंगे, या इस फैसले का, चूँकि आज ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें हम मुखल नहीं हो सकते या उसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो क्या कहेंगे कि पीपल पार्टी को अगर ये फैसला गलत तस्वर किया जाता है या गलत करार देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर पीपल पार्टी क्या कुछ ढारस बंधेगी, पीपल पार्टी मुतमिन होगी? दुनिया ने अक्सर देखा है कि गलत काम करने वाले ने अवाम से माफी तक मांगी है। सही है। अगर ये इतना भी कह दें कि ज्यादती हो गई जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हमारा मदावा तो यहां तक भी हो जाएगा। ठीक, अल्फाज, दो अल्फाज अदा करने में हमारी दिल को ढारिस होगी, अवाम को पता चलेगा कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई। ठीक है, हम उसको जरूर कहते रहे शहीद भुट्टो, लेकिन कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि उसको शहीद कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। सही है। कभी तो ऐसा भी था कि भुट्टो साहब का नाम अखबार में लिखना भी जुर्म कहलाता था। ऐसा ही है। तो मैं इस चीज का क्लियरेंस क्यों नहीं चाहूं कि भुट्टो साहब के लिए दो अल्फाज शर्मिंदगी तो बहुत बड़ा लफ्ज है, लेकिन उससे कम भी कहा जा सकता है। सही है। हम भुट्टो साहब की शख्सियत को क्लियर करना चाहते हैं, बस शायद इसी तरह से हमने रेफरेंस दाखिल किया है। ऐसे ही है सर। ये अगर रेफरेंस आपका जो दायर किया हुआ है 2011 के बाद, आज जो है वो समाअत शुरू हुई इसकी काफ़ी सालों बाद, और 42 साल बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट मान लेती है कि ये फ़ैसला ठीक नहीं था, तो वाकई जो आपकी ढारस बंधेगी और जो दुख है आपका उसका कुछ ना कुछ मदावा होगा। तो सर ये अब सवाल उठता है कि अगर इस फैसले को गलत करार दिया जाता है तो मुल्की सियासत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? जैसे नवाज शरीफ लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाइड करार दिए गए, उन्हें नाहल करार दिया गया। अब वो अल जजीरा केस में जो है बरी हुए, तो अब मामला उनके सर पर तलवार तो है सुप्रीम कोर्ट की। तो क्या जनाब आली, क्या नवाज शरीफ साहब कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उसकी उम्र की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या फिर मैं ये नहीं कह सकता कि भुट्टो के नाम पर जो लोग कभी कभी सवाल उठाते हैं वो चुप हो जाएं? आप कह सकते हैं। कह सकते हैं ना। इसी का इंतजार मुझे है, अवाम को भी है। ऐसे ही है। और चंद अल्फाज जख्म भरने के लिए काफी नहीं है, लेकिन कम से कम एतराफ हो जाए। ठीक, बस ये बात। तो सर इस इतराफ से यही मैं सवाल मैं यही करना चाह रहा था सर कि इस इतराफ के बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है? कोई सियासत में कोई इसका असर पड़ सकता है? जो मौजूदा सूरत हाल अगर आप देखें तो इलेक्शन होने वाले हैं, पीपल पार्टी कहाँ खड़ी होगी? बात सुने, मैं एतराफ कह रहा हूं, उसके फांसी के लिए मतलब माजरत खाना। ठीक है, पार्टी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि हमें हमारे साथ ज्यादतियां हुई। मैं इसको काफी समझता हूं। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये नहीं करने की वजह से 12 साल पड़ा रहा दूर। जी अंडरग्राउंड चला गया केस। 13 साल के बाद ये जाग पड़ा है, तो फिर उसको सफाई कर देनी चाहिए, नहीं तो मेरा तो सवाल सारी उम्र रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया
आपके वक्त का आपका मौक़िफ़ आ गया। बिल्कुल अगर जो है वो किसी फ़ैसले को गलत तस्वर कर लिया जाए, एक एतराफ़ कर लिया जाए तो फिर भी ढारस बन सकती है और तसल्ली मिल सकती है। यही निसार खोड़ो साहब कह रहे थे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं तो हम बात करेंगे कि नून लीग की सियासत किस तरफ जा रही है। आज बड़ा अहम फैसला आ गया, नवाज शरीफ का से मुतल्लिक नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया, तो उस पर भी बात करेंगे और फिर पूछेंगे जो हमारे साथ गेस्ट होंगे उनसे कि आखिर इलेक्शन में जो है वो क्या सूरत हाल बनने जा रही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ केस की कि आज आखिरी रेफरेंस जो था नैब का, उससे भी नवाज शरीफ बरी हो गए हैं। तो क्या अब मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई है कि उनके रस्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो इलेक्शन ना लड़ सकें या इस मुल्क के चौथी बार वज़ीर आज़म ना बन सकें? अब मामला ये है कि एक तरफ तो उन पर तनकीद की जा रही है और उन्हें कभी लाडला का खिताब दिया जा रहा है और कभी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो अदालती कार्रवाई है वो आज सबके सामने हुई और आज जो तीसरा रेफरेंस था, आखिरी रेफरेंस था, उसमें भी उन्हें बरी कर दिया गया। इस तमाम सब सूरत हाल पर हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब को। उनसे हम बात करेंगे। शुक्रिया हाशमी साहब हमें वक्त देने का। सर, आप नून लीग के पुराने साथी हैं, नवाज शरीफ के पुराने साथी हैं। आज नवाज शरीफ को जो तीसरा रेफरेंस था उसमें भी बरी कर दिया गया है। क्या कहेंगे कि अब जो है वो तमाम रास्ते साफ़ हो गए हैं, तमाम चीज़ें क्लियर हैं उनके लिए? केसेस थे भी इस तरीके से बनाए गए थे कि उन्हें सियासी ज़िंदगी से निकाला जा सके। ठीक। ये नैब के सारे केसेस तकरीबन ऐसे ही बनते हैं और नैब ख़ुद भी ऐसे ही बना था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। ठीक है। जिसकी को पार्टी तब्दील करना होती थी, जिसको सियासत से बाहर करना होता था, तो एक ये नैब था जिसको मैंने हमेशा उस वक्त भी ऐब कहा। तो ये अब उनको सियासत में आने से रोकना मकसूद नहीं है, तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं कह सकता कि ये फैसले ही गलत हैं, ये सही फैसले हैं। आज भी जो है सही हुआ है, उनको रोकना होगा। तो उसके अलावा और भी बेशुमार रास्ते उनके पास मौजूद हैं। तो उस लिहाज से अब इन केसेस की वो अहमियत नहीं रह गई, तो इसको उन्होंने ख़त्म करना था। कोई नवाज शरीफ पे बहुत सारा ये एहसान भी नहीं है। तो हाशमी साहब, आपने नून लीग को भी देखा हुआ है, आपने पीपल पार्टी को भी देखा हुआ है, आपने तहरीक इंसाफ को भी देखा। तो अब जो मौजूदा सूरत चल रही है सर, उसमें क्या क्या देख रहे हैं कि पीपल पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर मचा रही है, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, नवाज शरीफ जो है वो अपने तौर पे अपना काम किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन में क्या देख रहे हैं? क्या कौन सी जमात जो है वो आपको दिख रही है कि इलेक्शन जीत रही है और उनकी गवर्नमेंट बन सकती है? देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है जी जी, वो और है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक़ है, ये गिले भी करते रहेंगे तो सबको मौक़े अभी तक तो दे रहे हैं। ठीक। सिर्फ एक पार्टी को मकसूद है सियासत से बाहर रखना, तहरीक इंसाफ को। तो उनकी कोशिश भी है। उनकी पार्टी का लीडर भी जेल में बैठा हुआ है और मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। वो मुकदमात हैं सही या नहीं, लेकिन जैसे अब मैंने अर्ज़ किया कि मियां नवाज शरीफ पर भी सही नहीं थे, लेकिन उसकी अहमियत उस वक्त बना दी गई। आज इमरान खान साहब पर हो सकता है ये मुकदमे सही हों, लेकिन इस वक्त मकसूद है उनको सियासत से बाहर रखना। तो वो चलते रहेंगे और उसमें मुझे आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि ये लेवल प्लेइंग गेम जो है वो तो जब होगी कि जब तहरीक इंसाफ को इंतखाब में हिस्सा लेने का मौका फराहम किया जाए। आपका फिर दूसरा सवाल होगा
कि ये 9 मई का मुकदमा है, फलाने हैं, तो नवाज शरीफ को क्यों रिहा करें। मैं कहूँगा कि न सिर्फ रिहा न करें बल्कि सब सियासी पार्टियाँ ये मुतालबा करें कि उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की ये तारीख बड़ी पड़ी है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे अगरतला साजिश केस में थे और उनको रिहा करना पड़ा। ठीक है। फिर वो उस अगरतला साजिश केस में तो कोई सज़ा नहीं हुए, फिर तो उनको खुद उनके बंगालियों ने गोलियों से मारा ना। हमने अपने पाकिस्तान का मुकदमा हार गए, वो अलग मुल्क हो गया, लेकिन जो वो मुजीब शेख था अगरतला साजिश केस में तो उसको छोड़ दिया गया था। इसी तरीके से जो हमारे हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस था उसमें सारे बड़े लीडर जो हैं नैब के दूसरे वहाँ गिरफ्तार थे, फिर छोड़ दिया गया। तो वो ये उनको छोड़ा जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को मुतालबा करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग गेम में वापस। सर मुतालबा तो सारी पार्टियां चलें कर भी देंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन जो हैं वो क्या किसी के साथ बैठने को तैयार हैं? सर आप तो उनके साथ रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन किसी के साथ बैठने को तैयार थे या उन्होंने बात की? उनके नजर में तो सारे ही चोर थे, सारे जो है वो डाकू थे। नहीं, मैं समझता हूँ वो बैठे ना बैठे, वो सियासी पार्टियाँ कोशिश करती हैं, उनका रवैया गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ ये अख्तियार तो उनका है वो ना बैठें। लेकिन अगर वो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है, ग्राउंड रियलिटी ये है, वो इंतखाब में हिस्सा ही ना ले रही हो तो फिर वो इंतखाबात कहलाने के इक़्तिदार नहीं है। और इस तरीके के इंतखाबात से मुल्क के मसाइल बढ़ जाते हैं, मसाइल कम नहीं होते। ये इलेक्शन करके मसाइल वहाँ से शुरू होंगे और पाकिस्तान के लिए क्राइसिस वहाँ से शुरू होगा और पाकिस्तान के वजूद के लिए सख्त ख़तरनाक किस्म का क्राइसिस पैदा होगा। तो सर आप भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं? अब भी जो है वो कोई आपकी हमदर्दियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं और वापसी हो सकती है तहरीक इंसाफ में आपकी भी? नहीं, मैं कभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं मुस्लिम लीग का बुनियादी रुकन हूँ। मैं अब इस उम्र में मैं पार्टियाँ तो बदल ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अगर इस एज में इस मुल्क में कोई मेरी बात सुने ना सुने, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते पे चलना चाहिए। वो हम पार्टियों को मुस्लिम लीगी होने का जमहूरियत में ईमान रखने वाले फ़र्द की हैसियत से ये मुतालबा करना पड़ेगा कि ये ज़्यादती कर रहे हैं इमरान खान के साथ भी, शाह महमूद साहब के साथ भी, और जो भी जेलों में पड़े हुए हैं, जो उनके कैंडिडेट आज तो तहरीक इंसाफ एक कैंडिडेट भी शायद इस इलेक्शन में खड़ा नहीं कर सकेगी, उनके लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? इंतखाबात करें और सबको बराबर के और आप मौके देके वो होंगे लेवल प्लेइंग गेम। चलें, आपने मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया कि सानिया 9 मई होने के बावजूद भी जो है वो आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को जो है वो तमाम तर हकूक़ हासिल होने चाहिए एक सियासी पार्टी के तौर पे, और जो सानिया 9 मई है उसकी तो कोई वक़्त शायद किसी के सामने नहीं है कि जो 9 मई को हुआ था। मुझे सर ये वक़्त होती है, ये सर बता दें। देखिए वक़्त सुने, नहीं ये बात आप कह रहे हैं कि वक़्त 9 मई की बिल्कुल वक़्त है। ठीक है, वो केस चलते रहने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं कि अच्छा ये बताएं कि जो शेख मुजीब पे अगर तल्ला साजिश केस था उसकी कोई वक़्त नहीं थी, तो फिर क्यों रिहा किया सबने मुतालबा क्यों क्या रिहा करो? क्या उससे पाकिस्तान तोड़वाना था? ये नहीं है मकसद। सही, ये था कि उसको मौके फराहम किए जाए। लेकिन फिर जब
याहिया खान ने वो जीत गया, उसको इख्तियार नहीं दिया, तो फिर वो इंतखाबात ही पाकिस्तान टूटने का सबब हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुकदमात चलते रहने चाहिए। मेरे ऊपर इन्होंने मुकदमा चलाया था बगावत का, क्या 23 साल मुझे सज़ा दी उन्होंने जेल में बैठ के, और जेल से बाहर मेरा मुकदमा नहीं सुना गया। जो इमरान खान को तो बार बार वकला की मुलाकातें होती हैं, मेरे तो वकील को भी, मेरी फैमिली को भी मुझसे मिलने की भी इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो उसके अंदर ज़मानत भी नहीं ली थी 5 साल तक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। लेकिन मैं अब रिहा हुआ हूँ, उस मुकदमे का तो फैसला आज तक नहीं हुआ। मुकदमा ये होता है ऐसे ही, ये मुकदमात होते हैं, मकासद के लिए मुकदमात चलते रहते हैं सर, मुकदमात चलते रहते हैं। आपने फरमाया कि आप एक पुराने मुस्लिम लीगी हैं, तो क्या इस मुस्लिम लीगी का नवाज शरीफ से कोई रब्ता है, कोई नवाज शरीफ के साथ बैठने के लिए कोई बातचीत हो रही है, या क्या प्लान क्या है आपका सर? नहीं, मेरा कोई रब्ता नहीं है। मैं तो यहाँ पे जहाँ पे बैठा हूँ, मैंने ये जंग अब भी लड़ी है, पिछली भी लड़ी थी। ये 4 साल मैं अभी आखिरी मुस्लिम लीग में हूँ, 5 साल। इसके दौरान मेरे घर के ऊपर स्मैश किया गया, उसके ऊपर जो है आपने ठीक कहा, खुद उनके ऊपर आपने ठीक कहा सर, आपने ठीक कहा, वक्त की कमी है सर। आपने ठीक कहा कि कानून मौजूद है, उस कानून पर सिर्फ अमल दरामदी हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि आज सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 27 दहशतगर्द जो है वो जहन्नम वासल किए हैं। उनके कब्ज़ा से असला गोला बारूद बरामद किया गया है, और जो खुफिया ठिकाने थे जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे थे उन्हें भी तबाह किया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादतें भी हुई हैं। उन्होंने अपनी जानों पर खेल कर जो है वो मुल्क का दिफा किया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र है सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर भी, और जो खित्ते के हालात हैं उन पर भी। ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। सर बताइएगा कि आज ये बहुत बड़ी कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसमें 27 दहशतगर्द जो है मारे गए हैं, और ये वो दहशतगर्द हैं, ISPR ने हमें बताया है कि ये मुख्तलिफ संगीन नोयत के जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थीं उनमें मुलव्वस थे। क्या कहेंगे सर, कितनी बड़ी कार्रवाई है, और मज़ीद ये कार्रवाइयाँ कैसे हो सकती हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये हाल ही में, ये तो पिछले एक रात का है वाक़या जो आपने बयान किया, जिसमें 27 दहशतगर्द मारे गए हैं, और पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है 130 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। और ये बेसिकली जो देखें कि अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपमेंट्स हमारे रीजन में या हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, और उसके असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। और जितने ये हमले हो रहे हैं, स्पेशली अगर चतराल से लेके एस्ट वाइल फाटा को देखें और बलूचिस्तान में देखें, तो बेस ऑफ ऑपरेशन इन तमाम हमलों का अफगानिस्तान है। DI खान देखें कि रिसेंटली, और आप समझ लें पिछले 5-6 महीनों के अंदर अभी न्यूज में है, क्योंकि इसके लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। देखें कि इसके नॉर्थ में लकी मरवत है, टांक है, और इसके हम देखते हैं तो इसके वेस्ट में साउथ वजीरिस्तान है, और इसके साथ ईस्ट में पंजाब बखर है। तो एक ये सेंटर बनता है जहां से ये साउथ में बलोचिस्तान है, तो बलोचिस्तान को भी लिंक करता है, खैबर पख्तूनख्वा को भी लिंक करता है, पंजाब को भी लिंक करता है। सो यहाँ पे इजीली लोग अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ यहाँ से अफगानिस्तान से क्रॉस करके साउथ वजीरिस्तान आए या टांक आ जाए, और उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो सकती है। जी जी। रिसेंटली हम देखें, इनकी एक तहसील है कराची, वहाँ पे मैक्सिमम अटैक्स हुए हैं। और अभी जो कल रात का हमला हुआ था ये दरबन के इलाके में, ये भी एक तहसील है यहाँ पे। तो दहशतगर्दों की कार्रवाई यकीनन पिछले 2 साल में हमने देखी है, उसमें एक तेजी आई है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा सर, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हो, अफगानिस्तान की जो स्टेबिलिटी है उसके लिए पाकिस्तान ने हमेशा किरदार अदा किया है। लेकिन आज जो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन भी शुरू है,
कि इतनी तादाद में तारकीन वतन को डिपोर्ट नहीं किया गया जितनी तादाद में अब जो है वो किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, दुनिया के किसी मुल्क में जो है वो ऐसा नहीं होता कि आप बगैर वीज़ा के बगैर किसी परमिशन के जो है वो उस मुल्क में रहें और खाएं भी सही और दहशतगर्दी भी करें, क्योंकि आपके इल्म में है कि कितने ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं जिसमें अफगान नेशनल जो है मुलवस पाए गए हैं। तो ये फरमाइएगा कि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो अपनी जानों पर खेल कर अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान की हुकूमत को भी कुछ सोचना चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। जी हाँ, देखें कि इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अभी हाल ही में उन्होंने देखें कि एक जिम्मेदार स्टेट का होने का उन्हें रिस्पॉन्सिबल स्टेट के जिम्मेदार वो एक अपना आपको बताना है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के दे आर रिस्पॉन्सिबल स्टेट। बट अनफॉर्चुनेटली देखें 2 साल में ऐसा हुआ नहीं है। हमारी तवक्कुआत के बरखिलाफ चीजें गई हैं। हमारी तवक्को थी इनके आने से हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स थे खासतौर पर वो महफूज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक सर्ज हमने देखा। और ये देखें कि टीटीपी वहां से अगर ऑपरेट कर रही है तो वो अफगानिस्तान के अंदर से कर रही है। और देखें एविडेंस, इनरिफ्यूटेबल एविडेंस उनके साथ शेयर किया गया है। पिछले डिफेंस मिनिस्टर हमारे गए थे और फिर बाद हमारे आईएसआई के सरबराह भी वहां पे विजिट कर चुके हैं। और जो हमारे जो स्पेशल एनवाई हैं दुरानी साहब ही फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहे पास्ट में, और उनके साथ हमने डाटा भी शेयर किया। वही में जो इनके ट्रेनिंग एरिया से कुनार है, नूरिस्तान है, खोस के इलाके में है और जहाँ पे सुसाइड प्लानिंग होती है वो भी इंडिकेट किए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वजह यह है कि एक तो वो एक एज ए बेट लेवरेज के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। सेकेंडली एज ए बार्गेनिंग चिप भी है। रीजन साहब ने जिस तरह आपने भी बात की है, देखे वन वाज द इलीगल डेपुटेशन ऑफ अफगान नेशनल। हमने अफगान रेफ्यूजीज की इसमें कोई बात नहीं की। लेट्स बी क्लियर कि इसमें अफगान रेफ्यूजी महाजरीन शामिल नहीं है। गैर कानूनी जो तौर पर पाकिस्तान में थे उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। सेकेंडली देखिए हमने एक क्रैक डाउन किया था स्मगलिंग के ऊपर, वो दैट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। थर्ड आप देख रहे हैं कि हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिशें की हैं। और इसके अलावा एक हमने ये भी कंसेप्ट दिया है वन डॉक्यूमेंट रजीम हो, एक पासपोर्ट हो, धरती पर आप एक मुल्क में दाखिल हो तो एक सोवरेन स्टेट की राइट बनती है कि आप अपने सिस्टम को वो रेगुलेट करें। आप देखें कि अरब 22 ममालिक में डिवाइडेड है, बट दे हैव सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता कि बंदा यमन का उठ के इजिप्ट चला जाए, इजिप्ट वाला उठ के कहीं पे सऊदी अरब आए। लेकिन एक सिस्टम है, तो वो हम चाहते हैं कि सिस्टम रेगुलेट हो। और एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी और अमन हमारे साथ लिंक्ड है। तो ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है अपना ब्रिगेड साहब के पाकिस्तान ने हमेशा पहले भी निशानदेही की थी कि जो अमरीकी असला है वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के हाथ में लगा है। तो जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें ये नज़र आया है कि अमरीकी साख का जो असला है वो इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये वही असला है जो अमरीका छोड़ के गया था और वो तहरीक तालिबान और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके हाथ लगा है और वो असला पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें 2 चीजें हैं। देखें, एक तो अमेरिकन असला था, वेपन्स एंड इक्विपमेंट था। और ये देखें हम नहीं कह रहे हैं, उनके फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट वर्थ $7 बिलियन वो छोड़ के गए हैं। जी जी। जिसमें M16 है और इसके अलावा देखे लाइट मशीन गन्स भी हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं और इसके अलावा स्नाइपर वेपन्स और बाकी इक्विपमेंट भी है। और अभी देखें कि अफगानिस्तान में कि एक बहुत बड़ी मार्केट वहाँ पे इस अमेरिकन वेपन्स की बनी हुई है, स्पेशली साउथ में कंदहार में भी है। और पंजवाई इज फेमस फॉर दिस सेल ऑफ इलीगल अमेरिकन वेपन। वहां से कोई भी आके खरीद सकता है। तो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने आर्टिकल में लिखा था कि अफगान तालिबान दे हैव बिकम आर्म्स ट्रेडर्स और दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वेपन से। तो अभी आप देखें कि जब वहां से लोग आ रहे हैं, वहां से वेपन्स लेके आ रहे हैं, तो क्या हम ये हु इज इक्विपिंग देम, कौन उनको कौन ट्रेन कर रहा है, कौन फंड कर रहा है, व्हाई दे आर अटैकिंग पाकिस्तान। तो ये वो चीजें हैं। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो स्टेक होल्डर है वो दैट इज अमेरिका, क्योंकि दोहा एकॉर्ड जो हुआ था उसमें इन्होंने अफगान तालिबान ने अंडरटेकिंग दी थी अमेरिका को
कि उनकी जो टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी हैं इसके ऊपर कि टेरिटरी विल नॉट बी यूज्ड फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। फिर अफगानिस्तान ने रीजनल कंट्रीज को भी अंडरस्टैंडिंग दी है, फिर कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी अंडरस्टैंडिंग दी हुई, चाइना को दी है, रशिया को दी है। तो जो एग्रीमेंट्स हैं वो अपनी जगह पे ब्रिगेडियर साहब, एग्रीमेंट होते ही इसलिए हैं कि उन पर अमल दरामद किया जाए, और जो ज़िम्मेदार ममालिक हैं, जो ज़िम्मेदार कौमें हैं, वो अपने एग्रीमेंट्स पर अमल दरामद करती हैं। अब कतर मुआहिदा आप देख लें, अफगानिस्तान जो है उसके बाद की सूरत हाल देख लें, आप जोब कैंट का हमला देख लें, आप बलूचिस्तान में के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ देख लें, तो उसमें तो बिल्कुल टोटली नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, अफगान नेशनल जो है वो आके यहाँ पर दहशत गर्दी कर रहे हैं। तो कहीं कोई इंटरनेशनली भी पाकिस्तान जो है वो इस मामले को उठा रहा है, कोई लेके जा रहा है कि जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। जी हाँ, देखें अब पाकिस्तान की तो बात नहीं है। अभी आप देखें रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक आउट ऑफ 23 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं टेररिस्ट, 17 का फोकस पाकिस्तान है। ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का फोकस चाइना पे है, जंदुल्ला ईरान पे फोकस किया हुआ है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान पे है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान भी वहाँ पे है, दाइश भी है, अलकायदा भी है। So it has become an international threat. अब रीजन, अब देखें पाकिस्तान की भी बात नहीं है, थ्रेट तो रीजन भी है और इंटरनेशनली ये थ्रेट जाएगा। सो देयरफॉर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका में है, यकीनन ये इन चीज़ों पर जो रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज है उस पर हमारे साथ यकीनन वो चीज़ें रेज करेंगे वहाँ पर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। आज आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो अपने वतन के दिफा के लिए हरदम तैयार हैं। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।